हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का जो कि पेपर में 8 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, डिफरेंट मार्केट्स जो है वो हमारे यूनिट 3 में कवर्ड है। प्राइस डिटर्मिनेशन, अब हम पहले गुड्स को बाइफरकेट करेंगे, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम समझेंगे एंड देन वी विल जंप टुवर्ड्स द different market. Perfect, let's start with this. From where does the concept of price arises? Price कहाँ से आता है? तो ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं फ्री गुड्स क्या होती हैं। तो गुड्स आर फ्री और हैव जीरो प्राइसेस। जिन गुड्स का जीरो प्राइस होता है, जो सप्लाई में अबंडेंट होते हैं, जिनकी कोई भी शॉर्टेज नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल एयर, सनलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक हमारे पास फ्री गुड्स होते हैं, एक हमारे पास इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। जो नेचर का गिफ्ट है, कुदरती गिफ्ट है, यानी कि सनलाइट, एयर, ठीक है, इसके लिए क्या हम पैसे पे कर रहे हैं? द आंसर इज नो। माउंटेन्स, क्या इनके लिए हम पैसे पे कर रहे हैं? द आंसर इज नो। रिवर, क्या इसके लिए हम पैसे पे कर रहे हैं? द आंसर इज नो। दे आर अबंडेंट इन सप्लाई, है ना, कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है, कोई भी इसकी ब्यूटी को निहार सकता है। तो दैट एग्जिस्ट इन द क्वांटिटी फार ग्रेटर देन द ह्यूमन डिमांड। ह्यूमन डिमांड से भी ज़्यादा ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो स्कार्सिटी, नो शॉर्टेज, देयर इज जीरो कॉम्पिटिशन टू एक्वायर देम। किसी के पास कॉम्पिटिशन है कि आज मैं फटाफट से जल्दी उठूंगा, विटामिन डी ले लूंगा ताकि किसी और को ना मिल जाए। नहीं, क्योंकि दिस इज अबंडेंटली अवेलेबल, हर एक को इक्वली ही मिलता है। किसी को कोई प्राइस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं देखना पड़ रहा, कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ रहा। वी हैव टू पे द जीरो प्राइस, एंड हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस जिसमें हमें प्राइस पे करना पड़ता है, उससे बिल्कुल ही बाहर है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, अबंडेंट इन सप्लाई, जीरो स्कार्सिटी एंड जीरो प्राइस। देन हेयर कम्स द टॉपिक इकोनॉमिक गुड्स, जो कि ऐसे गुड्स जो कि लिमिटेड है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स, बिकॉज दे आर स्कार, शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन हर एक के पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एनी फोन, है ना, अगर जिसको भी फोन चाहिए उसको एक प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर प्राइस पे करना पड़ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ इकोनॉमिक गुड। दे आर स्कार, सोसाइटी मस्ट एलोकेट अपना टाइम, लेबर, कैपिटल टू प्रोड्यूस देम। यूजुअली प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपना टाइम, वो अपनी लेबर, कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्ट करके चलते हैं ताकि हम उस गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते एंड इन रिटर्न हम मनी ले सकें। Okay, so what is opportunity cost? Very important. So opportunity cost is producing an economic good, means sacrificing the next best alternative use of those with because of the use of the resources. For example, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था क्या, कि आपका बर्थडे था, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपया या फिर 1000 रुपया दिया, बोला पार्टी कर लो, या 10,000 रुपए दिए, बोला पार्टी कर लो। अब ये 10,000 में से आपने सोचा कि मैं मूवी भी देखाऊंगा, 10 फ्रेंड्स को मैं अपनी मूवी दिखा दूंगा, ठीक है, या मैं स्नीकर्स लूं जो 10,000 के हैं। आपको कोई एक ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, दूसरी ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, फॉरगो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चूज करते हो 10 फ्रेंड्स को मूवी दिखाना, इसका मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दैट स्नीकर्स ऑफ 10,000। ठीक है, गॉट इट, परफेक्ट। सो बिकॉज दीज आर लिमिटेड, रिक्वायर सेक्रीफाइस टू मेक, दीज आर एक्सचेंजेबल एंड कमांड सम प्राइस। नाउ हमने चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट 1 में एडम स्मिथ जी के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल करेक्ट। हमने चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट 2 में भी हमने एडम स्मिथ जी के बारे में पढ़ा था, यस। इस चैप्टर में भी देखो एडम स्मिथ जी आ गए हैं, ठीक है, तो उन्होंने इकोनॉमिस्ट हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। प्राइस पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू यूज वर्सेस एक्सचेंज। तो बेसिकली एडम स्मिथ गॉट कंफ्यूज्ड, एकदम उनको पजल में हो गए और बोले अरे भैया, पानी सबको चाहिए पर वो सस्ता है,
डायमंड्स यूजलेस हैं, और महंगे भी हैं। मतलब किसी के लिए, आपके लिए डायमंड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पानी, खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डायमंड? ऑब्वियसली खाना। अगर आप खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे, है ना? सो डेविड रिकार्डो फॉर्मुलाइज्ड दिस बाय स्प्लिटिंग वैल्यू इनटू टू टाइप्स। उन्होंने बोला दो वैल्यूज होती हैं, एक आप समझिए कि वैल्यू इन यूज होता है, एक आप समझिए वैल्यू इन एक्सचेंज होता है। दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा मैम, यस। तो वैल्यू इन यूज का मतलब है यूटिलिटी। अब व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज समथिंग वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। एक गुड की, एक कमोडिटी की पावर है, एक गुड के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मेरी वांट को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अभी गार्लिक ब्रेड खानी है, ठीक है? मेरे को उस टाइम पे पिज्जा नहीं सेटिस्फाई करेगा, मुझे उस टाइम पे गार्लिक ब्रेड ही सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली अगर आपको मम्मी ने कोई सब्जी ऐसी गंदी वंदी बना दी, वैसे कोई सब्जी गंदी होती नहीं है, ठीक है, बट अगर बना दी और आपका वो नहीं खाने का मन था, पर आपको फिर भी खिला दी गई, है ना, एक चप्पल दिखाने के बाद, पर आपने वो खा ली, क्या आप सेटिस्फाई हुए? द आंसर इज नो, है ना? तो दैट इज, एक गुड के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन वांट को। क्योंकि, वन सेकेंड, बिकॉज ह्यूमन वांट डिपेंड्स ऑन इट। तो वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू, परचेजिंग पावर ऑफ द गुड व्हेन ट्रेडेड for another commodity or good in an open market. Diamond have massive value in exchange due to their extreme scarcity and high cost of extraction. तो क्यों डायमंड की वैल्यू? बिकॉज वैल्यू इसीलिए है बिकॉज वो बहुत स्कार है। मैम पानी भी तो स्कार है, हाँ है। उसकी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम उसे कॉस्टली नहीं कर सकते, इजी बनाते हैं इसको। इमेजिन कोई आपसे पूछता है विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, वाटर और डायमंड? ऑब्वियस है वाटर। कौन सा गुड एक्सपेंसिव है? ऑब्वियसली डायमंड एक्सपेंसिव है। क्यों डायमंड एक्सपेंसिव है भाई? वो तो इतने काम के भी नहीं है, पानी काम का है, क्यों वो सस्ता है? तो आंसर है ऑब्वियसली एक्सपेंसिव कौन है? आंसर इज डायमंड। दिस कंफ्यूज्ड इकोनॉमिस्ट फॉर मैनी ईयर्स, इवन एडम स्मिथ वंडर्ड क्या कि अगर पानी इतना एसेंशियल है तो वो चीप क्यों है, और डायमंड अगर एसेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए तो वो एक्सपेंसिव क्यों है? डेविड रिकार्डो ने दो चीजें इंट्रोड्यूस करी, एक करा वैल्यू इन यूज, इट मीन्स यूजफुल अ गुड is in the satisfying human wants. Water has high value in use because we need to live. अगर हम इस चीज को महंगा कर देंगे, पानी को अगर हम महंगा कर देंगे तो कोई जी ही नहीं पाएगा, सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए पानी की वैल्यू कम होती है, राइट? क्योंकि ये ड्रिंकिंग, कुकिंग, फार्मिंग, मेनी अदर डेली एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, डेली लाइफ के लिए असेंशियल है। दैट्स व्हाई वाटर की कॉस्ट क्या रहती है? कम रहती है। एंड व्हाट इज वैल्यू इन एक्सचेंज? दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू। इट मीन्स हाउ मच मनी और गुड अ प्रोडक्ट कैन बी एक्सचेंज फॉर इन द मार्केट। कितने पे गुड और एक्सचेंज जो है वो मार्केट में जो है वो एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड की हाई वैल्यू है, क्यों? क्योंकि वो रेयर है, वो स्कार है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट है, दैट्स वाई कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट। देयरफॉर लोग उसे हाई प्राइस पे करना भी पसंद करते हैं। तो वाटर की हाई यूटिलिटी है, नोबडी इज कैन लिव विदाउट इट, दैट्स वाई लो प्राइस। डायमंड हैज लो यूटिलिटी, सो इट हैज हाई प्राइस। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है किस चीज की? रेलेवेंस, यूजफुलनेस। और वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है मार्केट प्राइस। जब जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब तब हम प्राइस का मतलब वैल्यू इन एक्सचेंज होता है। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? प्राइस। मैंने यहाँ पे लिखा भी है इन इकोनॉमिक्स, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, व्हेनेवर द वर्ड वैल्यू और प्राइस इज यूज्ड इन दिस चैप्टर ऑलवेज रेफर्स टू वैल्यू इन एक्सचेंज। परफेक्ट। सो ये वही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाया। देन बिकम्स द इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है? स्कार इन इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। देखो आप, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है, इसके आगे से एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है? इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन जो स्कार होते हैं, जिनके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, है ना? जैसे कि आईफोन हर किसी को चाहिए, बट वो एप्पल हर एक को दिन दे नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ फोन इज लिमिटेड और स्कार।
अगर आपको बाय करना है तो आपको अपनी मनी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी मनी जो आपके हाथ से जाएगी. सिंस इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, इट हैज प्राइस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इकोनॉमिक गुड. हर इकोनॉमिक गुड के पास 3 फीचर्स होने चाहिए. पहला, ये स्कार होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी चाहिए, उसका कोई भी प्राइस होना चाहिए. एग्जाम्पल, माई मोबाइल फोन, कार, पिज्जा, लैपटॉप, हाउस. ठीक है. सो इकोनॉमिक गुड्स मस्ट हैव एसओपी. एसओपी यानी कि इट शुड बी स्कार, मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मस्ट पे प्राइस. ओके. सो अगर एक गुड स्कार है, सेक्रीफाइस रिक्वायर है, प्राइस पे कर रहा है, इट मीन्स इट इज इकोनॉमिक गुड. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मार्केट? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं फॉर अ सम प्राइस, फॉर एट सम प्राइस, फॉर अ गुड एंड सर्विसेज. ठीक है. collection of buyers and seller with potential to trade. Market need not to be formal, held in the particular place. चलिए इसको पढ़ते हैं. When you hear the word market, आपने तो ऊपर वाला पढ़ के चलना ही है. ठीक है. मैं आपको इन इजी वे बता के चल रही हूँ. ठीक है. व्हाट कम्स टू ए मार्केट? बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं शॉपिंग मॉल, वेजिटेबल मार्केट, बट इकोनॉमिक्स मार्केट बहुत ही ब्रॉडर है. क्यों ब्रॉडर है? क्योंकि इसमें इंटरनेशनल मार्केट भी आता है, इसमें नेशनल मार्केट भी आता है, इसमें लोकल मार्केट भी आता है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आती हैं. एक मार्केट जो है वो कलेक्शन ऑफ बायर्स है, सेलर्स है, जो विलिंग है, एबल टू बाय है, एबल टू बाय मतलब बाय कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को. ठीक है. एक मार्केट का कभी भी फिजिकल प्लेस नहीं होता है, राइट. जरूरी नहीं है होना है, ये जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूजिंग द ऑनलाइन सोर्स ऑफ मीडिया, है ना. आप मेरी फिजिकल प्लेस पे नहीं आए हो, दैट इज अ मार्केट need not necessarily have the physical place. ठीक है. Today buyer or seller can trade through mobile apps. हमारे पास OLX है, हमारे पास मीशो ऐप है, हमारे पास फ्लिपकार्ट है, हमारे पास आजियो ऐप है, हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं. टुडे बायर्स एंड सेलर कैन ट्रेड थ्रू द मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट और इवन ओवर द फोन. Suppose you want to sell your old bicycle, right? You upload advertisement of OLX on Facebook Marketplace. A buyer contacts you. आप प्राइस उसके साथ नेगोशिएट करते हो, आप अपना प्राइस भी बताते हो, उसका बंदे का भी प्राइस पूछते हो, जो भी प्राइस आपका सेट होता है उस प्राइस पे आप बाइसाइकिल को बेच देते हो. Even though you never met in the traditional market, a market existed because of the buying and selling a good take place. देखो, most of the majority of the students जो मेरे को मिले नहीं हैं through only ऑनलाइन मोड मुझसे कनेक्टेड हैं, राइट. वो क्या है? मेरी ऑनलाइन मार्केट है, नॉट लाइक ट्रेडिशनल मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर दोनों होने चाहिए, राइट. सो सिमिलरली ये मैंने एग्जांपल्स लिखी है मार्केट के, इवन दे आर ऑनलाइन. ठीक है. सेकेंड हैंड मार्केट भी है, दैट इज पुराने गुड्स को हम बेचते हैं. OLX इज द बेस्ट एग्जाम्पल. Perfect. Then we have 5 core elements of market. Let me drink the water and then we'll continue. चलिए, बायर्स एंड सेलर होने चाहिए. एक मार्केट बिना बायर और बिना सेलर के एग्जिस्ट ही नहीं करती. इफ देर आर सेलर्स बट बायर नहीं है तो मार्केट ही नहीं है. इवन आपको मोबाइल फोन लेना है, शॉपकीपर को भी बेचना होगा मतलब वो भी बेचने के इंटेंशन से आना चाहिए. ठीक है. प्रोडक्ट और सर्विसेज, देयर मस्ट बी समथिंग टू बाय और सेल, आइदर प्रोडक्ट और अ सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट क्या है? लैपटॉप, शूज, पिज्जा, सर्विस, ट्यूशन क्लास, हेयर कट, कैब राइड, एनीथिंग. बार्गेनिंग फॉर प्राइस, बोथ बायर और सेलर एक प्राइस पे अग्री करते हैं ट्रांजैक्शन होने से पहले. शॉपकीपर आस्क 1000 फॉर अ बैग, यू नेगोशिएट एंड बाय इट फॉर 900. ठीक है. नेगोशिएटिंग करते हैं हम प्राइस के ऊपर. नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, हम मान के चलते हैं बोथ बायर्स एंड सेलर्स के पास इंफॉर्मेशन है प्राइजेस की, गुड्स की क्वालिटी की, गुड्स अवेलेबल हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स की. ठीक है. बिफोर बाइंग अ फोन यू कंपेयर प्राइसेस ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन मार्केट में भी देख के आते हो. फिर जहां पे आपको सस्ता लग रहा होता है वहां पे आप क्या कर लेते हो? बाय कर लेते हो, राइट. यस. सो वन प्राइस एट अ गिवन टाइम, राइट. अगर मैंने आपको कभी क्लास सेल करी है ना, कभी सेल करी थी, अभी है ना, तो उसमें एक ही प्राइस होता है एट अ गिवन टाइम.
So in the same market, product generally sells at the one prevailing price at a particular time because buyers and seller have the market information. For example, 1 kg of sugar selling for 50, local market today सारे के सारे shops जो है वो same price ही charge करके चलेंगी. I hope this is clear. Now classification of the markets. सारी की सारी मार्केट सेम होती है? The answer नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जस्ट लाइक स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, इसी तरीके से मार्केट भी क्लासिफाई होती है. तो 6 क्राइटेरिया है. एक आता है हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन, एक आता है हमारे पास जोग्राफिकल, एक आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फिर आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, फिर आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्टर मार्केट, तो फैक्टर मार्केट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. मैम ये तो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया था. बिल्कुल है ना. एक ऐसी फैक्टर मार्केट जहां पे फर्म बाय करती है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड द सर्विसेज. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो एम्प्लॉय हायर करती है, वो फैक्ट्री को रेंट देती है. ठीक है. और एक कंपनी है क्या कर रही है, वो एम्प्लॉयज हायर करती है, मतलब एम्प्लॉयज अपॉइंट करती है. राइट. एक फैक्ट्री को रेंट पे लेती है. ओके. बैंक से लोन लेती है और कैपिटल जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करती है. हेयर कंपनी ने इनपुट बाय किया. इनपुट मतलब एम्प्लॉयज लिए, फैक्ट्री ली, दैट इज इनपुट. ऑपरेटिंग इन द फैक्टर मार्केट. रिमेंबर कंपनी बाय रिसोर्सेज, तो वो कौन सी मार्केट में करेगी? फैक्टर मार्केट में करेगी. प्रोडक्ट मार्केट. प्रोडक्ट मार्केट जहां पे फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड टू द कंज्यूमर्स. फॉर एग्जांपल आप मोबाइल लेते हो, पिज्जा लेते हो, लैपटॉप लेते हो, शूज लेते हो, बॉटल लेते हो, दीज आर ऑल परचेज फ्रॉम द प्रोडक्ट मार्केट. परफेक्ट. कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट. जब भी फैक्टर होता है, फैक्टर कौन बाय करता है? फर्म बाय करती है. प्रोडक्ट कौन बाय करता है? आप लोग बाय करते हो, हम लोग बाय करते हैं. ठीक है. देन वी हैव समथिंग जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर. वी हैव लोकल मार्केट, वी हैव रीजनल मार्केट, वी हैव नेशनल मार्केट, वी हैव इंटरनेशनल मार्केट. राइट. सो जो लोकल मार्केट है जहाँ पे यूजुअली पैरिशेबल गुड्स बिकते हैं, मिल्क बिकता है, पनीर बिकता है, ब्रिक्स बिकती हैं, नॉर्मल डे टू डे चीजें बिकती हैं एक सिटी के अंदर अंदर. ठीक है. दैट इज लोकल मार्केट. रीजनल जो कि वेरियस स्टेट्स में, फ्यू सिटीज में फेमस होती है. फॉर एग्जांपल अमृतसर का अमृतसरी कुलचा. राइट. आगरा में आगरा का पेठा, पंछी पेठा. हाँ. सो बनारस में बनारस की साड़ी, और लखनऊ में चिकनकारी वर्क. सिमिलरली नेशनल मार्केट किसकी होती है? जैसे हिंदी बुक्स की, टाटा सॉल्ट की, अमूल बटर की, जो नेशनल सारा नेशन जो है वो डिमांड करता है. फॉर एग्जांपल आपकी टीचर की क्लासेस की. ठीक है. सोल्ड अक्रॉस इंडिया बट मेनली विद इन द नेशनल बाउंड्रीज. सो नेशन के अंदर. इंटरनेशनल मार्केट. गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस द कंट्री, जिनकी हाई वैल्यू होती है, जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, डायमंड्स, क्रूड ऑयल, सिल्वर. लोकल. पहले हमारे पास कौन सी मार्केट होती है? लोकल, देन रीजनल, देन नेशनल, देन इंटरनेशनल. देन कम्स हेयर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम विच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. तो ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, है ना. इन्होंने कौन सी डिफाइन दी थी? वेलफेयर की डिफाइन दी थी. ओके. सो डिफरेंट मार्केट एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम प्रोड्यूसर्स गेट टू इंक्रीज द सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर शॉर्टर पीरियड में मेरे ऑलरेडी ऑफिस में एक एसी लगा, मुझे शॉर्टर पीरियड में एसी लगवाना है, तो मैं आज के आज डिसीजन नहीं ले सकती. हो सकता है मुझे 2-3 दिन मिले तो मैं डिसीजन ले लूँ. बीइंग एसी इज मैम बहुत छोटी सी चीज है. हाँ, कैन बी अ छोटी चीज फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी अ बड़ी चीज फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो वेरी शॉर्ट पीरियड यानी कि मार्केट पीरियड, जिसमें सप्लाई हम बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ ओनली प्राइस को हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फिश मार्केट. वॉट एवर द फिश इज कॉट टूडे हैज टू बी सोल्ड टूडे. इसकी सप्लाई हम बढ़ा ही नहीं सकते हैं. आज पकड़ी ही हमने इतनी है तो इतनी करेंगे. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, जहाँ पे सप्लाई हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेकरी जो है वो थोड़े से और केक ज्यादा बना लेगी, देन अगले दिन. लॉन्ग पीरियड, सारे के सारे फैक्टर्स कैन चेंज. हम नई मशीनरी ले सकते हैं और वर्कर्स हायर कर सकते हैं, फैक्ट्री को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं. सप्लाई टोटली एडजस्ट हो जाती है.
प्राइस नॉर्मल प्राइस बन जाता है। वेरी लॉन्ग पीरियड यानी कि सेकुलर पीरियड, बहुत सारे साल पास हो जाएंगे जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, सारे की सारी इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, पहले बटन वाले फोन होते थे और अब क्या है, स्मार्टफोन्स, राइट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स बनाती है बाय एंड सेल करने के। फॉर एग्जाम्पल सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, जब भी आपको शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड परचेज करने होते हैं, दैट मार्केट इज रेगुलेटेड, जिसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाकर चलती है, ठीक है। अनरेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम रहता है, बायर अपने टर्म्स पे जो है अपने रूल्स बनाता है, अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंगली रूल्स बनाता है बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। एक होती है हमारे पास होलसेल मार्केट, जिसको हम बल्क में परचेज करते हैं, दैट इज नोन एज होलसेल मार्केट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड रिटेल मार्केट, जैसे हमने 1 kg राइस भी ले लिया, 2 kg राइस भी ले लिया फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे हमें 100 बैग्स ऑफ राइस ही लेने पड़ेंगे। Then we have something very important that is new for you people, spot market and future market. Spot का मतलब होता है आज का प्राइस, फ्यूचर मतलब कल का प्राइस, ठीक है। मैं आज ही क्या कर लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ, तो पेमेंट एंड डिलीवरी हैपन इमीडिएटली। आपने मुझे आज ही पैसे दिए, मैंने आपको आज ही क्लास सेल करी, आपने दुकानदार से आज पैसे दिए और इन रिटर्न एग्स ले लिए, ठीक है। फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, जहाँ पे प्राइस को हम फिक्स करके चलते हैं, राइट। डिलीवरी हैपन्स लेटर, डिलीवरी बाद में होगी, बट आज हमने क्या किया, प्राइस, यूजुअली हम प्रॉपर्टी में ऐसे करते हैं ना, प्राइस पहले ही फिक्स कर देते हैं, और डीलिंग जो होती है, ट्रांसफर जो होता है, वो कुछ टाइम के बाद होता है। अ फार्मर अग्रीज टुडे टू सेल व्हीट आफ्टर 3 months एट अ फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। स्पॉट का मतलब नाउ, फ्यूचर का मतलब लेटर। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक समरी रेडी करी थी, ठीक है, कि आप एकदम देखने के लिए कि इसमें है क्या, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उस चीज को पढ़ सकते हो। ये वही है जो मैंने आपको पढ़ाया सारा का सारा। Now comes very important topic, that is concept of total revenue, marginal revenue and the average revenue. Suppose एक पिज्जा शॉप है, ठीक है, हमारी पिज्जा शॉप है। मैम कहाँ सीए कर रहे थे, कहाँ हमें पिज्जा शॉप पे ले आए हो आप। हाँ चलो इमेजिन करना है ना, आप क्यों सोच रहे हो, सीए ही बनोगे, ठीक है। बहुत मल्टीपर्पज बिजनेस चेन खोल के चलना, जिसमें आपके उस चेन के अंदर रेंटल इनकम कमाने के लिए पिज्जा शॉप है। चलिए ठीक है मैम, समझ गए। सो एवरी पिज्जा इज सोल्ड फॉर ₹200। लेट्स अंडरस्टैंड 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है टोटल रेवेन्यू, दूसरा कॉन्सेप्ट है एवरेज रेवेन्यू, तीसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। कुड यू सी प्राइस इज कांस्टेंट, एवरेज रेवेन्यू इज सेम। कुड यू सी प्राइस एवरेज रेवेन्यू के सेम है। मतलब तो समझा दो, तुम समझ तो हो इतना। टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, हाँ। मार्जिनल रेवेन्यू भी मैम सेम है, ओहो, AR MR, ठीक है, डन। सो टोटल रेवेन्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एवरेज रेवेन्यू इज 200, मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो 200। इन एवरी मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। इन एवरी मार्केट का मतलब लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, हाँ ऐसा समझ सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इन सब चीजें क्यों, इसको छोड़ो, अभी आप समझ के चलो कि इन एवरी मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग 1 यूनिट, ठीक है, ओके। ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन एवरी यूनिट इज सोल्ड एट द सेम मार्केट प्राइस। सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही हम हर रेवेन्यू को, हर प्रोडक्ट को एक ही प्राइस पे सेल करके चलते हैं, सेम मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू केस। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही ये चीज पॉसिबल है, बाकी सिचुएशन में ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं होता। दिस इज ट्रू ओनली इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो मनी पर यूनिट इज एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस। MR क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द 1 एक्स्ट्रा यूनिट। अभी समझाती हूँ, ठीक है। इमेजिन आपकी शॉप है, कैश काउंटर में जितना भी पैसा पड़ा है दैट इज टोटल रेवेन्यू। आपका
एक पिज्जा का प्राइस टैग, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। आप हमारे एग्जांपल में 200 का हम पिज्जा जो था वो सेल कर रहे थे, आपने एक और पिज्जा बेचा, दैट इज एडिशनल पिज्जा बेचा, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब कितना, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। टोटल रेवेन्यू मतलब आस्क योरसेल्फ हाउ मच टोटल मनी डिड आई अर्न, दिस इज टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 का एक पिज्जा था, मैंने 10 पिज्जा बेच दिए, तो 200 इंटू 10 दैट इज 2000। टोटल रेवेन्यू इज टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द सेलिंग प्राइस, दैट इज टोटल कलेक्शन, कितना आपके कैश काउंटर में पैसा पड़ा है, दैट इज टोटल रेवेन्यू। Average revenue is revenue earned per unit of the output, तो एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। अच्छा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग? मैम डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व द यस। तो इसका मतलब मैम प्राइस और एवरेज रेवेन्यू का तो ऑपोजिट रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड कर्व का तो ऑपोजिट रिलेशन होता है, क्वांटिटी डिमांडेड का तो ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। हाँ, तो एवरेज रेवेन्यू, नाउ सपोज समवन आस्क ऑन एवरेज हाउ मच मनी डिड यू अर्न फ्रॉम द ईच पिज्जा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 2000, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ था, ऑन 2000 क्वांटिटी मैं बेच लेता हूँ, ऑन एन एवरेज मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, 2000 क्वांटिटी है, रुपीज 2000 है, और मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना है 2000, और कितना क्वांटिटी ऑफ पिज्जा मैंने बेचा 10, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज माय एवरेज रेवेन्यू, मतलब ऑन एन एवरेज मेरा कितना पिज्जा का प्राइस है 200, सिंस एवरी पिज्जा वाज सोल्ड फॉर 200, average revenue is equal to price, therefore average revenue is equal to, this relationship is true for every price of market, average revenue is equal to selling price, perfect, ठीक है। now comes the marginal revenue, ये भी प्राइस जो है average revenue is equal to price happens in all type of market, average revenue is equal to price is equal to marginal revenue only happens in the perfect competition। supposedly कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आप लोगों को आया, कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आप लोगों को आया, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। कितना चेंज है टोटल रेवेन्यू में डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी, ठीक है। सपोजिटली आपने 2000 का टोटल रेवेन्यू था एग्जिस्टिंग, आपने एक और पिज्जा बेच दिया, तो कितना पैसे मिले होंगे 200, टोटल कितना हो गया अब आपके पास टोटल रेवेन्यू 200, 2200। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, अब वाला टोटल रेवेन्यू कितना है, पुराना वाला टोटल रेवेन्यू कितना है, तो मेरे पास 200 क्या आया मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है। एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आया, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू, जब मैंने एक और पिज्जा को बेचा, ठीक है। अब देखना एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑलवेज एग्जैक्ट थिंग एज द डिमांड कर्व, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस हैपेंस इन ऑल मार्केट। मैम अब तो थक गए हैं ये वर्ड पढ़ पढ़ के, लाइन पढ़ पढ़ के, जब तक एग्जाम में नहीं लिख के आते हो ना तब तक थकते रहो, कोई बात नहीं, ठीक है। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ मार्केट यू रन, मोनोपोली हो, वेयर इज ओनली वन सेलर, मोनोपोलिस्टिक हो जहाँ पे ब्रांडेड क्लोथ्स बिक रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन हो, एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। तो मतलब नो मैटर कौन सी भी मार्केट है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के इक्वल होने वाला है, perfect। Then we have condition B, average revenue is equal to price is equal to marginal revenue only happens in the perfect competition, this is a special case। in perfect competition यहाँ पे thousands बहुत सारे sellers होते हैं, exactly वो identical homogeneous goods के ऊपर deal होते हैं, for example wheat, gold तुम कहीं से भी कैसा भी ले लो, gold is gold, right। you have zero power to change the price, जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया, जो भी डिमांड फोर्सेस ने सेट किया, वो प्राइस जो है वो सेट हो जाता है। इफ द मार्केट प्राइस इज 100, तो आपको भी सेल कितने पे करना पड़ेगा 500 पे। आप अपना प्राइस ड्रॉप करोगे, because you don't have to drop your price to sell more units, every single extra shirt you sell sells exactly 500 to your total। आप हर प्राइस, आप 500 की शर्ट बेचते हो तो आपको हर शर्ट पे बेचने पे कितना मिलेगा 500 ही मिलेगा। therefore your price, average revenue and marginal revenue logged as flat, that is horizontal line। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ऐसे। सो इन परफेक्ट कंपटीशन यही प्राइस होता है,
यही आपके पास एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, ठीक है, और यही आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू होता है, दैट इज लॉग टुगेदर एज लाइक। सो यही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ध्यान रखना एज सुन एज फर्म अपना प्राइस जो है वो लो करती है ताकि और वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें बेच सके, जो कि मोनोपोली के केस में होता है। एमआर बहुत ज्यादा ड्रॉप करता है एज कंपेयर टू एआर, तो मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉप्स मोर देन द एआर। ओके, ये कंडीशन याद रहेगी, एमआर ड्रॉप्स मोर देन द एवरेज रेवेन्यू। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इन द इम्परफेक्ट कंपटीशन। सपोज अब आपकी जूस शॉप है मैम, पहले पिज्जा शॉप, अब आप जूस शॉप खोल के खुलवा दिया आपने हमें, आप चाहते क्या हो, आपको सीए बनाना, सिंपल, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टू डिफरेंट मार्केट्स। सबसे पहले क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पे इस पेज पे सारी के सारी समरी मैंने यहाँ पे लिखी थी, ट्राई किया था, ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। So imagine there are 100 juice shops in the same market. Every shop sells the same orange juice. मार्केट प्राइस 100 है तो आप 110 पे बेचोगे नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस 100 है तो आप भी 100 पे ही बेचने की कोशिश करोगे। कंज्यूमर विल, अगर आप 100 से 110 करोगे तो दूसरी शॉप पे चले जाएगा। कैन यू सेल इट एट 90? द आंसर इज यस, यू कैन सेल इट 90, बट यू विल अर्न लेस। तो इससे क्या होगा, आपको कम कम कमाओगे तो इसीलिए आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली आप 100 पे ही बेचोगे, ठीक है। सो प्राइस इज सेम, एवरेज रेवेन्यू इज सेम, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, एमआर इज ऑल्सो सेम। मतलब ये कौन सी सिचुएशन हो गई, परफेक्ट कंपटीशन की। मैम ऊपर भी यही लिखा हुआ था, हाँ चलो शुक्र है, ये तो नोटिस किया आपने, प्राइस नेवर चेंजेस, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सेम है। दिस ओनली हैपेंस इन द परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, इज इनफिनाइट। ओके, बिकॉज द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी, मतलब दिस इज माय क्वांटिटी, यहाँ पे मेरा प्राइस है, क्योंकि मेरा प्राइस क्वांटिटी, मैं इतनी क्वांटिटी भी बेच सकता हूँ, मैं इतनी क्वांटिटी भी बेच सकता हूँ, मैं इतनी क्वांटिटी भी बेच सकता हूँ, प्राइस मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी क्या है, मेरी इनफिनाइट। नाउ कम्स द टोटल रेवेन्यू, सिंस प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, जितना भी एक्स्ट्रा मैं ग्लास बेचूंगा उतना मेरा रेवेन्यू और बढ़ेगा। टोटल रेवेन्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट अ स्ट्रेट लाइन, तो टोटल रेवेन्यू अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ओके, सो टोटल रेवेन्यू अपवर्ड ऐसे, टीआर। ओके, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो इस वाले पे प्राइस पे हम इसे सेट कर देते हैं जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी। ओके, so total situation number 2, that is imperfect competition. Now you imagine your juice shop is the only famous juice shop in the town. आप अपना प्राइस खुद सेल करते हो, आपने इनिशियली प्राइस कितना सेट किया, 100, यू सेल ओनली 1 ग्लास, आपको और बेचना है, तो विल एवरीवन बाय एट 100? नहीं, आप अपना प्राइस क्या करोगे, 95 कर दोगे, ताकि और लोग बाय करें, क्योंकि आपकी जूस शॉप क्या है, वेरी वेरी फेमस है ना। तो प्राइस क्या है, आपने कम किया, एवरेज रेवेन्यू देखो, एवरेज रेवेन्यू कम किया, टोटल रेवेन्यू देखो आपका बढ़ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नोटिस केयरफुली, प्राइस फॉलिंग, एवरेज रेवेन्यू आल्सो फॉल्स, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स इवन फास्टर। देखो 100 95, आपने कितना किया, एवरेज रेवेन्यू कम 5, मार्जिनल रेवेन्यू कितना कम हुआ, 10। क्या आपको दिख रहा है, ये 2 टाइम्स कम हुआ है, 5 10 2 टाइम्स कम हुआ है, 5 10 2 टाइम्स कम हुआ है ना। सो मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स एवरेज रेवेन्यू, सिंस रिड्यूस प्राइस फ्रॉम 100, आपके नए प्राइस पे नए कस्टमर आएंगे और आप उनसे क्या करोगे, 95 ही चार्ज करोगे। सो 1 एक्स्ट्रा ग्लास सोल्ड, यू लॉस 5 rupees on the previous glass, therefore marginal revenue is less than the average revenue. Price reduction apply
टू एवरी यूनिट सोल्ड, नॉट जस्ट एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड. अब हर जगह पे अप्लाई होता है. टोटल रेवेन्यू इन इनपरफेक्ट कंपटीशन, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज ही होता है, बट आफ्टर सम पॉइंट टोटल रेवेन्यू एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेशिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ठीक है, कर्व्स मैंने इसलिए नहीं बनाए हैं बिकॉज दैट इज नॉट रेलिवेंट इन योर एग्जाम्स, दैट्स व्हाई. मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जीरो होता है इस केस में. ओके और बीइंग एवरेज, एवरेज रेवेन्यू हमेशा ऊपर रहता है. एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बिकम जीरो. सो आफ्टर दिस एम आर बिकम्स, यहाँ पे एम आर नेगेटिव होना शुरू हो गया, यहाँ पे एम आर जीरो है, यहाँ पे एम आर गिर रहा है. ठीक है, सो देयरफॉर टी आर इज इन्वर्टेड यू शेप. इन्वर्टेड है, ये हो गया मेरा यू शेप, ये मेरा इन्वर्टेड यू शेप. परफेक्ट कंपटीशन, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पेट्रोल का प्राइस फिक्स कर दिया, हर एक को एक ही प्राइस पे लेना पड़ेगा, प्राइस विल बी सेम. सो प्राइस ए आर एम आर इज इक्वल टू सेम. टोटल रेवेन्यू क्या रहने वाला है, टोटल रेवेन्यू भी मेरा क्या रहने वाला है, स्ट्रेट लाइन रहने वाली है. टोटल रेवेन्यू मेरा ये रहने वाला है, सॉरी नॉट स्ट्रेट लाइन, ऐसे ये वाली स्ट्रेट लाइन. इम्परफेक्ट कंपटीशन, इमेजिन शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट अनाउंस हो जाते हैं. अब बहुत सारे कस्टमर आएंगे क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया है, क्योंकि प्राइस फॉल होगा तो एवरेज रेवेन्यू फॉल होगा, मार्जिनल रेवेन्यू और ज्यादा फॉल होगा. दिस इज माय समरी जो मैंने आपको पढ़ाकर चली हूँ. ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ए आर एम आर एंड टी आर, पहले समझा देती हूँ. अब पहले आपकी कौन सी शॉप थी, पिज्जा शॉप. अब क्या है आपकी, जूस शॉप. अब आपकी कौन सी है, बर्गर शॉप. खिला देना एक, ठीक है. चलिए, सो रिलेशनशिप बिटवीन द ए आर एम आर, टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. यू रिड्यूस द प्राइस ऑफ योर बर्गर फ्रॉम 100 to 90. आपने 100 से क्या किया, 90 लिया. अब और कस्टमर्स बाय करेंगे, आंसर इज यस, बट हाउ मेनी कस्टमर्स विल बाय, डिपेंड ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. कस्टमर प्राइस रिडक्शन के ऊपर स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं. अगर कोई भी प्राइस रिड्यूस होगा तो कस्टमर्स आएंगे, न्यू कस्टमर विल एंटर इनटू द मार्केट. प्राइस 10% कम हुआ, डिमांड 25% से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब है मोर एंड मोर कस्टमर्स आर बाइंग योर प्रोडक्ट. एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल कंज्यूमर इज ग्रेटर देन द लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस. तो क्योंकि नए कस्टमर आए तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपने प्राइस को कम किया आपको लॉस नहीं हो रहा है. सो एम आर इज पॉजिटिव इन दिस केस. सेलिंग वन मोर यूनिट इंक्रीजेस द टोटल रेवेन्यू. ओके, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड E इज इक्वल टू 1. इलास्टिसिटी कितनी है, 1. नो चेंज इन द प्राइस, इक्वली चेंज इन द डिमांड. ठीक है, प्राइस गिरा, डिमांड भी उतनी ही इंक्रीज हुई, एग्जैक्टली इन द सेम प्रोपोर्शन. क्योंकि प्राइस और डिमांड का क्या रहता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी उतनी ही कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी. एग्जैक्टली इक्वल द लॉस. सो एम आर क्या रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू इस केस में जीरो रहने वाला है एट दिस पॉइंट. टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम रहेगा, ये ध्यान रखना. यूनिट इलास्टिक केस में एम आर क्या रहता है, जीरो रहता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है. केस 3, हमने E ग्रेटर देन 1 किया, हमने E इक्वल टू 1 0 किया, अब हम इलास्टिसिटी लेस देन 1 कर रहे हैं. यहाँ पे प्राइस में फॉल कितना हुआ, 10%, पर डिमांड कितनी इंक्रीज हुई, सिर्फ 2%. So now you are earning less on every unit selling many. अब आप बहुत कम पैसा कमा रहे हो by selling the extra units, तो इसीलिए आपका marginal revenue क्या है, नेगेटिव. तो ये मतलब जब E ग्रेटर देन 1 होता है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होता है, MR पॉजिटिव होता है. जब E इक्वल टू होता है तो MR क्या होता है, जीरो होता है, TR क्या होता है, मैक्सिमम होता है. जब E लेस देन 1 होता है तो MR क्या होता है, MR नेगेटिव होता है और TR क्या होता है, डिक्लाइन करना शुरू कर देता है. ठीक है, यही मैंने यहाँ पे समरी किया. अब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू AR इज मल्टीप्लाई बाय E माइनस
1 divided by E. So this is the formula basically. एग्जाम टिप, आपको नेगेटिव साइन ऑफ इलास्टिसिटी को इग्नोर करना है जब भी हम फॉर्मूला करते हैं. Why we ignore the price elasticity, elasticity of demand का नेगेटिव साइन? Because price and demand have the opposite relationship. Okay, last point है and we are done with the unit 1. Yay! चलिए, बिहेवियरल प्रिंसिपल शटडाउन डिसीजन. इमेजिन आपका पिज्जा शॉप से अब आप स्मॉल कैफे पे आ चुके हो, बर्गर शॉप से अब आप अपग्रेड हो चुके हो, अब आपने कैफे खोल लिया एकदम हाई प्रोफाइल. ठीक है, एवरी डे आपके पास दो टाइप की कॉस्ट है. एक आपके पास है फिक्स्ड कॉस्ट, एक आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट. ओके, हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट, आपका कैफे चले या ना चले, आपको रेंट तो पे करना ही है, आपको उस कैफे के इंश्योरेंस पे करनी ही है, आपके कैफे में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी तो देनी ही है, परमानेंट मैनेजर है तो उसको सैलरी देनी ही है. वेरिएबल कॉस्ट ये तभी इनकर होगी जब आप प्रोड्यूस करोगे. फॉर एग्जांपल ब्रेड, जितने कस्टमर आएंगे उतनी ब्रेड लगेगी. वेजिटेबल्स, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन कुकिंग. नाउ सपोज बिजनेस इज वेरी बैड. ठीक है, आपको क्या कंटिन्यू करना चाहिए या टेम्परेली क्लोज करना चाहिए कैफे को? आंसर डिपेंड्स ऑन वन सिंपल क्वेश्चन. क्या आपका आप वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो या नहीं कर पाए हो? मतलब सिचुएशन नंबर 1, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. योर सेल्स आर इनफ कि आप इंग्रेडिएंट्स को पे कर पा रहे हो, इंग्रेडिएंट्स को खरीदने में पे कर पा रहे हो, अदर वेरिएबल कॉस्ट को पे कर पा रहे हो, देन आप बिजनेस कर सकते हो. इवन इफ यू आर मेकिंग द लॉस, एटलीस्ट आप फिक्स्ड कॉस्ट को तो कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ तो कर पा रहे हो. सिचुएशन नंबर 2, आप टोटल रेवेन्यू क्या है लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. इसका मतलब है सेल्स जो है, रेवेन्यू कम है. पिछले केस में क्या था, रेवेन्यू मोर देन इक्वल टू था वेरिएबल कॉस्ट के. यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर पा रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट था ना मेरे ख्याल से ऊपर, टीवीसी, हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर पा रहे हो, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पूरा कर पा रहे हो. एवरी एक्स्ट्रा बर्गर सोल्ड इंक्रीजेस योर लॉस. आप जो जितना माल बेच रहे हो आपको उतना नुकसान हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट डिसीजन पता क्या है, शट डाउन कर लो. शट डाउन पॉइंट कहाँ पे होता है, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है. प्राइस, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, तो एवरेज प्राइस के भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल. firm is exactly recovering only the variable cost. this is called shutdown point. जब जब firm एक variable cost को ही cover करेगी, हम उस point को क्या बोलेंगे, shutdown point. तो at shutdown point total revenue total variable cost जितना होता है, मतलब आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जितना ही अब कमा पा रहे हो. लॉस क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि सैलरी आपको अपनी पॉकेट से देनी पड़ रही है, रेंट आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ रहा है, आपको सैलरी, रेंट, देन इंश्योरेंस, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ रहा है. रिमेंबर, शटडाउन हमेशा टेम्परेरी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंटली बिजनेस जो है वो क्लोज हो गया. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे रेस्टोरेंट क्लोज हुए थे कुछ महीनों के लिए, उसके बाद वो रीओपन हो गए, और दिस वॉज द शटडाउन नॉट द क्लोजर. बिहेवियरल 2 है, प्रिंसिपल 2 है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो. नाउ सपोज योर बिजनेस इज रनिंग वेल, अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूं? ओहो, एक्स्ट्रा रेवेन्यू मींस एक्स्ट्रा कॉस्ट. जितना आप कमाना चाहते हो, जितना आप कमाना चाहते हो उतना कमाओ, उतने ही आप एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिकवर कर लोगे. सपोज वन एक्स्ट्रा पिज्जा earns 150 but cost only 100. should you produce? obviously yes. now another pizza earns 90 but cost is 100. should you produce? the answer is no, because extra cost is greater than the extra revenue. cost क्या है, ज्यादा है, revenue क्या है, कम है. therefore a firm maximize profit जब marginal revenue marginal cost के equal होता है. marginal revenue का मतलब है extra marginal cost, extra cost एक्स्ट्रा हो गया ना, है ना, राइट. सो शटडाउन पॉइंट कंटिन्यू अगर आप टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टीवीसी है, अगर टोटल रेवेन्यू कम है तो शटडाउन पॉइंट, अगर शटडाउन
एवरेज इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज प्राइस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड सिमिलरली प्राइस के भी क्या होगा ये इक्वल। प्रॉफिट रूल क्या है, जब आप प्रॉफिट रूल आपका एमआर में आ रहा है, शटडाउन पॉइंट आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में आ रहा है, कुड यू नोटिस दिस, ठीक है। जब रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट में तो आप क्या करो, प्रोड्यूस ज्यादा करो, अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम है तो लेस प्रोड्यूस करो, अगर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है तो मैक्सिमम प्रॉफिट बेस्ट आउटपुट लेवल है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स, इफ नेक्स्ट स्टेप गिव्स मोर बेनिफिट देन द एफर्ट कीप क्लाइंबिंग। आप जिम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है और जिम करने के बाद तो देन कीप ऑन जिमिंग, है ना। द मोमेंट एफर्ट बिकम्स ग्रेटर देन बेनिफिट, जहां पे आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए वहां पे ही आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। दैट पॉइंट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी, दैट पॉइंट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी। सो व्हेन ई इज ग्रेटर देन 1 तो एम आर पॉजिटिव है, ई इज इक्वल टू 1 एम आर 0 है, ई इज लेस देन 1 एम आर नेगेटिव है, ठीक है। तो बर्गर शॉप से आप कैफे पे पहुंचे, ये क्या था, आपका प्रॉफिट डिसीजन था। So we are done with the unit 1 of this chapter, right? Let's continue with the unit 2 from the next part. Okay, so I hope you like it, you understood it, and if you like it please comment down that you liked it, you understood it. If you have any kind of doubts please do comment on this too, and that I will make another separate video for this.